नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कल करेंगे ऐलान कि वो कहां के सांसद बने रहेंगे, वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली, इस पर कल मुहर लग जाएगी। पर इससे पहले राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल गांधी ईवीएम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए कहा कि किसी को भी इसकी जांच करने का इजाजत नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। साथ ही महाराष्ट्र में सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले शिंदे गुट के शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पर राहुल गांधी का ईवीएम पर रोना क्यों पड़ने वाला है बड़ा महंगा, ईवीएम पर जारी राजनीति पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों ईवीएम को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, हताश हो गए हैं। राहुल गांधी की हताशा इसी बात से दिखाती है कि जिस ईवीएम ने राहुल गांधी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई और फिर इन्होंने उसी ईवीएम के आधार पर यह कहा कि देखो, राहुल गांधी जो है 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, राहुल गांधी को लोगों ने समर्थन दिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी के वो नेता माफी मांगते हुए कहेंगे कि हमने तो ईवीएम को हैक कर लिया था, इसी हैकिंग के साथ ही हमने अपने सांसदों को जिताया। जो लोकसभा में राहुल गांधी को दोनों सीटों पर जीत मिली, वो दोनों सीटों पर ईवीएम हैक करके हमने जीत दिलाई है। क्या कांग्रेस ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि जितनी सीटें कांग्रेस के पास आई, 99 सीटें और 98 सांसद, क्योंकि 2 तो एक ही जगह है, राहुल गांधी वायनाड से भी है, रायबरेली से भी है, एक सीट से इस्तीफा देंगे, फिर वहां पर उपचुनाव होगा, तो सांसद तो 98 ही हैं। जो टीवी पर बार बार दिखाया जाता है 99 सांसद कांग्रेस के बन गए, ये 99 सांसद अभी नहीं है। ये वोट देने के लिए राहुल गांधी को अगर संसद में जाना पड़ेगा तो उस समय ये 2 वोट नहीं दे सकते, वोट एक ही दे सकते हैं। और जो वायनाड और रायबरेली के बीच का जो ये कंफ्यूजन चल रहा था, ये अब अंतिम समय में वो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ये हर बार देखने को मिला है। वायनाड से जब चुनाव लड़ रहे थे, वोटिंग के बाद रायबरेली की बात की, और अब जबकि इनको एक जगह से इस्तीफा देना है, ये 2 दिन बाद ही दे सकते थे, लेकिन अंतिम दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद 14 दिन का समय किसी भी सांसद को होता है कि या तो आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य हैं, तो फिर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे, जैसे कि पहले ही अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उसी तरीके से अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह के सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा में सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव लड़े जीत गए, तो वैसी स्थिति में 14 दिन के भीतर आपको अपने एक सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो राज्यसभा छोड़ दें या फिर लोकसभा छोड़ दें। जैसे अभी केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों के राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है। दोनों जगह पर, राजस्थान में और हरियाणा में, ये जो 2 कांग्रेस के राज्यसभा की सीटें थी, अब कांग्रेस से छिन जाएगी, क्योंकि दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट जो कांग्रेस की है वो जीत लेने वाली है। तो इसी तरीके से 14 दिन का टाइमलाइन है। 14 दिन यानी कि 4 तारीख से 18 तारीख। अब लोकसभा सचिवालय का चक्कर लगा रहे राहुल गांधी, प्रक्रिया अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों से ये लोकसभा सेक्रेटरी भेज रहे थे लोगों को कि जाकर पता करो कैसे हम इस्तीफा देंगे, एक जगह से इस्तीफा देने जाएंगे तो उसके लिए प्रक्रिया क्या क्या है, क्योंकि अब तो समय नजदीक आ रहा है। 14 दिन का मोहलत है, 14 दिन में आपको देना है। तो अब कल की बात हो रही है, कल तो तय होना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है इनकी, ये हर चीज मजबूरी में करते हैं। तो वही बात है कि अगर आपके पास 98 सांसद बन के आए, 99 सीटों पर आपकी जीत हुई और सब जगह पर ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, तो अगर राहुल गांधी को ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है तो सारे के सारे सीटों पर से इस्तीफा दे दें और ये कहें कि हम जिन सीटों पर चुनाव लड़े जीते हैं उन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये इनकी आगे की रणनीति बता रही है। जो चुनाव परिणाम आने के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र की जीत की बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय इन लोगों के पास ये लग रहा था कि अभी तो खेला होना बाकी है। इन लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई थी और वो नीतीश कुमार के ऊपर दांव लगाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही वो दांव लगाने की कोशिश कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू पर। और इनके अलावा ये लोग चिराग पासवान के साथ भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव हुआ वो इंडिया अलायंस के साथ गए तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एनडीए के साथ नहीं थे। उसके बाद जब पशुपतिनाथ पारस मोदी के साथ चले आए तो भी चिराग पासवान पर डोरे डालने की कोशिश की गई थी। और जब एनडीए की बैठकें चल रही थी बिहार को लेकर और सीट शेयरिंग के ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही थी, तो उस समय पेच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस समय भी ये इंडी अलायंस वाले ने, राजद वालों ने चिराग पासवान को ऑफर दिया था कि हम तो 15 सीटें तुम्हें दे देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो इनको लग रहा था रिजल्ट के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 240 सांसद मतलब कि जब सीटें आई इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा आई तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तब ये कहते थे कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। मतलब सरकार बनाने का सपना देख रहे थे तभी अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल। और इनको उस समय तो ये इनको लग रहा था कि हमारी जीत हो गई। ये 234 सीट नहीं है बल्कि 334 सीटें हैं, ऐसा इनको सपने में लग रहा था। इनको अगर राहुल गांधी की बात करें तो शायद इनको यह अनुमान होगा कि कांग्रेस का 99 का मतलब भाजपा के 240 से ज्यादा। ये आंकड़े उल्टी गिनती कर रहे थे कि 240 ज्यादा है या 99 ज्यादा है, शायद इनको यह भी पता नहीं होगा। या हो सकता है कि 99 के जगह 299 इनको बता दिया गया होगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, आपको 299 सीटें मिली है, इसलिए आप बड़ी पार्टी हो, सरकार तो आप ही की बनेगी, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। नहीं तो चुनाव परिणाम आने के बाद आनन फानन में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र की जीत की बात क्यों की? क्यों नहीं उसी दिन आपने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया? आपके पार्टी के दूसरे नेताओं ने सवाल खड़ा किया। उस समय लोकतंत्र की जीत, जनता की जीत, ये क्यों बता रहे थे? जब आपको लग रहा था कि अभी हम मोदी को हरा सकते हैं, हराने का मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे छीन सकते हैं, तब तक तो आपको ईवीएम भी सही लग रहा था, तब तक चुनाव का परिणाम सही दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही धीरे धीरे आपके एक एक पैतरे फेल हो गए, यानी नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया, पहला संकेत ही उन्होंने एनडीए की मीटिंग में दे दी जब वो पीएम मोदी के पैर छू लिए। उसके बाद अलग अलग समय पर नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने साफ कह दिया अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू पर दांव लगाने लगे। जब उनका अपने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, पूरे एनडीए की जुटान हुई, उस समय तक इन लोगों को लग रहा था कि इन लोगों को तोड़ मरोड़ कर अभी अभी सत्ता इनके हाथों से छीन सकते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो बुजुर्ग नेता हैं, इनको समझ नहीं आता कि आपके एक बात का असर क्या हो सकता है। कह रहे हो 5 महीने 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन जब इनको लगने लगा अब हमारी सेंधमारी काम नहीं आएगी, तो फिर से अगले 5 साल तक क्या करेंगे? एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसके कारण संसद का बायकॉट करना शुरू करें। और ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो ये कहते हैं बार बार कि संविधान की हत्या पीएम मोदी करेंगे, ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? अगर इसके कारण सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ एक ही मुद्दा दिखाई पड़ता है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कंप्लेन आए, अगर कोई सरकार का मंत्री कुछ बोले तो उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होनी चाहिए, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन ये देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग जब कुछ भी बोल दें उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये ब्लैक बॉक्स कहा है कि इसकी कोई जांच नहीं कर सकता। ये तो अच्छी बात है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसकी कोई जांच परख नहीं कर सकता तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे लगाए गए हैं जिसके बाद आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते, जांच भी नहीं कर सकते। आपसे ये किसी भी से पहुंच से बाहर है। ये जो वायकर की बात कर रहे हैं ये लोग,
ये फर्जी एक खबर चल गई कि उनके रिश्तेदार के मोबाइल में ईवीएम का खोलने का एक्सेस था। अगर ऐसा होता तो क्या वायकर बेवकूफ हैं जो कि 48 वोट से जीतने के लिए इतना संघर्ष करते? अगर 48 वोट से जीत आपको पच नहीं रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 30 सीटों पर 1000 से 2500 के बीच हार का सामना करना पड़ा। ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक बार भी नहीं कहा कि 1900 वोटों से जीत ये जीत नहीं है, हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमें हराया गया है। ये मशीनरी तो किसी के पास भी हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने जो बातें कही है ब्लैक बॉक्स की, ये ब्लैक बॉक्स इनके पास है और ये ब्लैक बॉक्स का पिटारा अब खुल गया है। इनके एक एक प्लान अब सामने आ रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाएं, संसद का बायकॉट करें, क्योंकि इनके सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। पीएम मोदी को कमजोर करने की सारी कोशिशें खराब हो चुकी है। अब ये चाहते हैं कि संसद में जाएंगे और वहां पर सीधे ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे कि संसद के कार्यवाही चल न सके, प्रोसीडिंग बाधित करेंगे और अपने सारे सांसदों को बायकॉट करने के लिए बोलेंगे। राहुल गांधी खुद संसद में तो जाते नहीं, वो तो यदा कदा कोई मुद्दा आया जिसमें ये लगता है कि पूरे दिन मीडिया कवरेज मिलेगी, उस दिन चले जाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है जब एक सांसद होते हुए, ये कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, कभी भी संसदीय दल का नेता नहीं रहे, फिर भी ओपनिंग स्टेटमेंट इनसे करवाया जाता है लोकसभा के अंदर। ये किस आधार पर, किस तरह से कांग्रेस ये पूरे के प्रोसीडिंग को देखती है? ये तो पिछली बार अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी को दिया था, जवाब दिया जब अधीर रंजन चौधरी बार बार सवाल उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट के ऊपर। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपके नेता हैं जो आपको ये नहीं मानते कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि सबसे पहले बात रखने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। आपके पूरा जो समय था उसे तो राहुल गांधी ने छीन लिया। अब आप बीच बीच में जो बयान दे रहे हो उससे तो सस्पेंशन का आदेश आने का इंतजार होना चाहिए। राहुल गांधी की प्लानिंग अब यही है। ब्लैक बॉक्स का मतलब इनका पिटारा जो है वो खुल चुका है स्ट्रेटजी का कि अब बायकॉट करो संसद का, क्योंकि अब 5 साल तक हमें सत्ता में तो आना नहीं है। अब 5 साल के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी एक्टिव मोड में है, हर स्टेट में प्रभारी नियुक्त कर रही है, जिस तरीके से मंथन कर रही है कि हर स्टेट में जहां पर अपेक्षा के अनुकूल सीटें नहीं मिली है, वो क्यों नहीं मिली है, आगे कैसे मिलेगी, इस बात पर चर्चा चल रही है। और फिर नई स्ट्रेटजी के साथ पीएम मोदी, अमित शाह आने वाले हैं। इससे इनको लग रहा है कि 2024 तो गया, 2029 में भी संभावना नहीं है। तो फिर अब तो एक ही उपाय है कि अराजकता पैदा करो, पूरे देश में ऐसे माहौल पैदा करो जिससे कि संसद की गरिमा कमजोर हो, संसद का बायकॉट करो। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी के इस घटिया स्ट्रेटजी पर उनके सारे सांसद चलेंगे? पहले ही इन्होंने अपने 99 जो कहा जा सकता है 98 सांसदों को फंसा दिया है। जो फ्री बीज के मामले में चुनाव आयोग के पास शिकायत गई, राष्ट्रपति के पास शिकायत गई है और ये कहा जा रहा है कि ये वोट के बदले नोट की बात है कि वोट दो और उसके बदले हम नोट देंगे। इस आधार पर तो घूसखोरी का मामला चलता है जो कि 123 सेक्शन 123 के स्तर पर किसी की सदस्यता खत्म करने के लिए काफी माना जाता है। लेकिन अब जब ये कहेंगे कि संसद जाओ ही नहीं, तो फिर वो सारे के सारे जो जीत कर आए हैं वो क्या संसद के बाहर अपने आवास में बैठकर इंतजार करेंगे राहुल गांधी के आदेश का? ये विद्रोह की संभावना बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का कोई सांसद इनकी बात नहीं मानेगा, उन 4-5 लोगों को छोड़कर जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द चापलूसी करते नजर आते हैं। इसलिए राहुल गांधी का ब्लैक बॉक्स उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी रणनीति है कि आगे वो संसद का बहिष्कार करने वाले हैं और इस आधार पर सरकार को भी अपना प्लान बना लेना चाहिए कि स्पीकर पहले की तरह मजबूत हो, ताकि ये लोग जैसे ही उठपटांग हरकत करे सीधे सस्पेंड करो, बाहर करो और ये बाहर में बैठकर
लोकतंत्र की बात करने वाले लोग यही कहते रहेंगे कि संसद के सदस्यों को, विपक्षी सांसदों को बाहर निकालकर ये बिल पास करवा रहे हैं। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, विदेशी लोगों से सहयोग ले रहे हैं, उन लोगों को भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने के लिए उकसा रहे हैं और फिर यहां से विपक्ष उन्हीं सवालों को उठाकर भारत के संविधान और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसी राजनीति के ऊपर एक सख्त फैसला लिया जा सके। और ऐसी रणनीति का भी क्या फायदा जब उनके सांसद ही राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गर्मा गया है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के पोस्ट का हवाला देते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर की वापसी की मांग की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए पारदर्शी चुनाव प्रणाली आवश्यक है, पर राहुल गांधी या पूरा विपक्ष इस बात पर जवाब नहीं दे रहा कि इस बार कांग्रेस या कहे इंडी गठबंधन के खाते में इतनी ज्यादा सीटें गई कैसे। क्या यहां भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।